नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मैं आंसर राइटिंग के सीरीज के तहत अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। और वो हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि उन परिस्थितियों का परीक्षण कीजिए जिनके फलस्वरूप तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। क्या कॉर्नवालिस उसको टाल सकता था? एग्जामिन द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द थर्ड मैसूर वॉर। कुड कॉर्नवालिस हैव अवॉइडेड इट? जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने यह स्पष्ट हो रहा है कि यह एंग्लो मैसूर वॉर पर पूछा गया है। जो तृतीय मैसूर युद्ध है वो बेसिकली तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इसके बाद फिर इसके अंतर्गत क्वेश्चन उसके रीजन के ऊपर है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुआ। इसके अंतर्गत एक हिडन एजेंडा है जिससे क्वेश्चन का टेल जुड़ा है कि क्या कॉर्नवालिस उसे रोक सकता था, यानी कि कॉर्नवालिस का रोल डिटरमिन करना है। डिटरमिन द रोल ऑफ कॉर्नवालिस। डिटरमिन द रोल ऑफ कॉर्नवालिस, इस तरीके की बातें हमें करनी है। तो आपको यदि मैं सीधे सीधे आंसर की ओर लेके चलूं तो आप इस तरीके से देखो कि क्या कहता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का रीजन। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है, तो उसके रीजन की ओर चलकर देखें तो एक होता है तात्कालिक कारण, इमीडिएट रीजन, और एक होता है दीर्घकालिक कारण। दीर्घकालिक माने मूलभूत कारण। मूलभूत कारण यानी कि फंडामेंटल रीजन्स। फंडामेंटल रीजन्स। यदि हम इमीडिएट रीजन की ओर चलकर देखें तो एक बात निकल कर आती है कि जब टीपू ने ट्रावनकोर पर हमला कर दिया, टीपू ने ट्रावनकोर पर हमला किया तो इसी से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत होती है। ऐसा क्यों? कहां ट्रावनकोर और टीपू और कहां बीच में आ गए अंग्रेज। तो ट्रावनकोर के ऊपर टीपू के हमले से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ट्रावनकोर जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में था, वो उसके प्रोटेक्शन में था। उसे प्रोटेक्टोरेट स्टेट बोलते हैं, संरक्षित राज्य बोलते हैं। कौन था संरक्षित? ट्रावनकोर। किसके संरक्षण में था? ब्रिटिश के। तो ऐसे में आपको यह समझना है कि ट्रावनकोर के ऊपर यदि टीपू ने हमला किया तो ऐसी स्थिति में टीपू के ऊपर ब्रिटिश को हमला करना पड़ा। यदि ब्रिटिश हमला नहीं करे, ट्रावनकोर के ऊपर हमलावर मैसूर के विरुद्ध
और वो ट्रावनकोर की रक्षा न करे तो अंग्रेज अपनी प्रोटेक्टोरेट की ट्रीटी का उल्लंघन कर रहे होंगे। तो प्रोटेक्टोरेट की ट्रीटी का उल्लंघन करने का मतलब यह हुआ कि बाकी जितने भी राज्य प्रोटेक्शन में हैं वो सारे राज्य भी अंग्रेजों के साथ होने वाली इस संधि के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजों ने टीपू के विरुद्ध यदि युद्ध की घोषणा किया तो ये अंग्रेजों की नैतिक बाध्यता थी। यानी इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो इस युद्ध का असली दोषी कौन? टीपू। कैसे? टीपू ने ट्रबनकोर पे हमला किया। यदि टीपू ने ट्रबनकोर पे हमला न किया होता तो ट्रबनकोर के पक्ष में अंग्रेजों को आना न पड़ता, तो फिर अंग्रेजों और मैसूर के बीच में तीसरी लड़ाई न हुई होती। ये है पहला पैराग्राफ जिसके अंतर्गत आप इमीडिएट रीजन यानी कि तात्कालिक कारण को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देंगे। तब हम कहते हैं किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो पहलू क्या है? जब हम उस पहलू की ओर जाते हैं तो आधारभूत कारण की ओर मूव कर जाते हैं। तो वो आधारभूत कारण क्या है? आधारभूत कारण यह है कि ब्रिटिश मैसूर पर अपना प्रभुत्व चाहता था। मैसूर पर प्रभुत्व चाहते हैं अंग्रेज, इसीलिए ये लड़ाई हुई। यानी कि इसके हिसाब से युद्ध का दोषी कौन है? तो अंग्रेज जो ये महत्वाकांक्षा मन में पाले हुए थे कि हमें तो मैसूर के ऊपर अपना दबदबा जमाना है और मैसूर राज्य को खत्म कर देना है। लेकिन ये तो हमारी ओर से एक हिस्टोरिकल क्लेम हुआ ना। क्लेम हिस्टोरिकली अक्लेम्ड तब माना जाएगा जबकि हम इसके पक्ष में ठोस तथ्य और तर्क दें। तो क्या है वो ठोस तथ्य और तर्क? सबसे पहला पॉइंट कि इट वॉज थर्ड वॉर। यह अंग्रेजों और मैसूर के बीच की तीसरी लड़ाई है। इसके पहले भी अंग्रेज मैसूर से 2 बार लड़ चुके हैं और इस 2 बार की पहले की लड़ाई में ट्रबनकोर का तो कोई मामला नहीं था। अंग्रेज असल में मैसूर के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। ये बात पुष्ट हो जाती है इस फैक्ट से कि वो 2 लड़ाई तो पहले भी लड़ चुके थे मैसूर पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की इच्छा की पूर्ति के लिए। दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है? तो सलवाई की संधि। सलवाई की संधि सलवाई की संधि का क्या नाता है इसमें? 1782 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के बीच सलवाई की संधि हुई।
जिस संधि के पहले अंग्रेज और मराठा युद्ध कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और उस दौरान अंग्रेज मैसूर से भी लड़ रहे थे। अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि हम मैसूर, मराठा और निजाम, जिन तीनों से वो लड़ रहे थे, यदि इन तीनों से उनकी लड़ाई चलती रही तो फिर भारत में अंग्रेजों का विस्तार संभव नहीं हो पाएगा। स्ट्रैटेजिकली अच्छा है कि अंग्रेज एक एक दुश्मन से एक करके लड़े, और इसीलिए उन्होंने मराठों से दोस्ती कर लिया। और जब मराठों से दोस्ती किया तब भी मैसूर से लड़ाई जारी थी, और मराठों को यह कहा कि मैसूर से जब हम लड़ेंगे तो आप न्यूट्रल रहिएगा। काहे भैया, मराठों को न्यूट्रल रखने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है अंग्रेज? क्योंकि उनको पता है कि यदि ये सब मोर्चा बना लेंगे तो इनकी मोर्चाबंदी के बाद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनकी मोर्चाबंदी का टूटना जरूरी है। और तभी उन्होंने दिमाग में ये बात स्पष्ट कर लिया था कि मराठों को हम बाद में निपटाएंगे, पहले मैसूर को निपटाना है। तो आप मैसूर के अगेंस्ट अंग्रेजों के इंटेंट को देख लीजिए, इरादा देख लीजिए, तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैसूर तो उनके लिए महत्वाकांक्षा की पूर्ति का एक माध्यम था ही। यहां पर आपको यह याद दिला दूं कि मैंने इस सीरीज के तहत जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था वो सलवाई की संधि पर ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसके तहत आप देखोगे कि अच्छा पीछे ही क्वेश्चन होगा। लगता है नहीं आया है। एक मिनट होल्ड करिएगा बस। चलो अभी क्वेश्चन तो नहीं मिल रहा है बच्चों, बस इतना ही है कि आंसर राइटिंग में पिछला क्वेश्चन जो था वो ट्रीटी ऑफ सलवाई के ऊपर था, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो मैं ये बता रहा था कि आधारभूत कारण क्या है, और आधारभूत कारण के तहत आ गया हमारा दूसरा पॉइंट सलवाई की संधि का। तीसरा पॉइंट क्या है भैया? तीसरा पॉइंट यह है कि अंग्रेजों ने मराठा और निजाम से पहले ही दोस्ती कर लिया है कि यदि अंग्रेजों की मैसूर से लड़ाई होगी तो फिर मराठा और निजाम अंग्रेजों का साथ देंगे। तो थर्ड वॉर के पहले यानी कि 1790 के पहले मराठा एंड निजाम से पहले ही तय कर लिया कि वो माने कौन? अंग्रेज, ब्रिटिश, मराठा और निजाम तीनों मिलकर मैसूर के खिलाफ लड़ेंगे। इसी के अंतर्गत निजाम से जब वो संधि कर रहे थे तो एक घटना घटी है, उसे कहते हैं गुंटूर का विवाद। गुंटूर का विवाद। गुंटूर का विवाद
गुंटूर का विवाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है डिप्लोमेसी का। आप ऐसे समझो कि गुंटूर एक जगह है जो हैदराबाद के निजाम के पास में था, उसे अंग्रेजों ने हड़प लिया। निजाम वो जगह चाहता है, नहीं देंगे अंग्रेज तो विवाद होगा उनका निजाम से। निजाम को पेसिफाई करने के लिए अंग्रेज कहता है कि देखो गुंटूर तो नहीं देंगे, लेकिन यदि तुम्हारे किसी और पड़ोसी के साथ में सीमा का विवाद हो तो वो क्षेत्र प्राप्त करने की कोशिश तुम करो, उसमें यदि कोई युद्ध करना पड़े तुमको तो हम उस युद्ध में तुम्हारी सहायता करेंगे। यह है हैदराबाद का निजाम। इसका किसके साथ विवाद है? तो विवाद है उसका मैसूर के साथ में और मराठा के साथ में। अपनी योजना के तहत कॉर्नवालिस, जो कि उस समय गवर्नर जनरल है, उसने कहा कि हम आपको आपके दुश्मन के खिलाफ आपके युद्ध में आपकी सहायता करेंगे, बशर्ते कि आपका दुश्मन हमारा दोस्त नहीं। और दोस्तों की सूची भी बता दिया कि कौन है दोस्त। उसमें मराठों को अपना दोस्त बता दिया, मैसूर को अपना दोस्त नहीं बताया। मराठों से दोस्ती कहां से हो गई भैया? तो इन्होंने कहा कि 1782 में मराठों के साथ में हमारी सलवाई की संधि हो गई है, उसके मुताबिक वो हमारे दोस्त हैं। तो फिर इस हिसाब से देखोगे तो 1784 ईस्वी में मैसूर से भी उनकी मंगलोर की संधि हो गई थी। मंगलोर की संधि हो गई थी। दूसरी लड़ाई जो अंग्रेजों और मैसूर के बीच में चली थी, जिसमें अंग्रेज नहीं जीत पाए थे, तो उन्होंने मैसूर के साथ में मंगलोर की संधि किया था, तो मंगलोर की संधि हो गई थी। तो मंगलोर की संधि से तो मैसूर भी दोस्त थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपने दोस्तों की सूची जारी करते हुए मराठों को दोस्ती के लायक माना, उन्हें दोस्तों की सूची में डाला, और मैसूर को नहीं माना। क्योंकि अंग्रेजों की रणनीति यह है कि मैसूर को निपटाएंगे पहले, फिर हैदराबाद को निपटाएंगे, और उसके बाद में मराठों को निपटाएंगे। तो ये समझो कि कितनी गहरी कूटनीतिक चाल चल रहे हैं अंग्रेज। एक गुंटूर के खेल से वो खेलेंगे, निजाम से भी, मराठा से भी और मैसूर से भी। गुंटूर ले लिया निजाम से और बोला कि गुंटूर तो नहीं दूंगा, कोई दूसरा प्रदेश यदि तुमको चाहिए, किसी दूसरे दुश्मन से तुमको इसके लिए मुकाबला करना पड़े तो तुम युद्ध करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। शर्त बस यह है कि हमारे दोस्त के खिलाफ युद्ध मत करना। तो फिर हैदराबाद का निजाम बड़ी उत्साहित हो गया कि तब तो बहुत बढ़िया है भैया, हमारा झगड़ा है मैसूर से, सीमाओं का विवाद है, हम उससे युद्ध करते हैं, युद्ध में आप हमारी सहायता करना। अंग्रेज बोला बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, गुंटूर के लेन देन की बात है, बिल्कुल करो। सच्चाई की बात क्या थी? अंग्रेज मैसूर से युद्ध की योजना पहले ही बना चुके थे। वो बेसिकली अपनी लड़ाई में हैदराबाद के निजाम का साथ लेना चाहते थे, और हैदराबाद के निजाम को वो ये दिखा रहे थे कि लड़ाई तुम्हारी है और इस लड़ाई में हम तुम्हारी सहायता करने जा रहे हैं। ये है अंग्रेजों की कूटनीतिक चालबाजी। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि वो मैसूर से लड़ने और उसको निपटाने की योजना पहले ही बना चुके थे। तब लास्ट पॉइंट इस संदर्भ में जो लॉजिकल पॉइंट है वो ये कि चौथा पॉइंट ध्यान में रखो कि ये है मैसूर, ये है ट्रवनकोर, और बीच में एक जगह है क्रेगानोर और जैकोटे। क्रेगानोर और जैकोटे। तो क्रेगानोर और जैकोटे ऐसा दो प्रदेश है जो कि एक स्थानीय स्वतंत्र राजा के अधीन हुआ करता था, जो एक छोटे से क्षेत्र का राजा था। मैसूर का दावा यह था कि यह इलाका उसके राज्य का हिस्सा है, यानी कि क्रेगानोर और जैकोटे के ऊपर मैसूर ने अपना दावा ठोक दिया। ऐसे समझो कि यही इलाका है
कृगन्नूर और जेकोटे का। जब मैसूर जितनी शक्ति वाला एक राज्य ये दावा ठोक दे कि वो दोनों प्रदेश हमारा है, तो वहां के राजा के तो हाथ पांव फूल गए। उनको ये तो बात समझ में आ ही रही थी कि मैसूर का सुल्तान टीपू यदि हमसे वो इलाका छीनना चाहेगा तो हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो इसी समय ट्रवनकोर के राजा ने उसे एक ऑफर दिया कि हम एक सर्टेन अमाउंट तुम्हें देते हैं, तुम अपना प्रदेश हमारे हाथ में बेच दो। तो वहां के स्थानीय राजा के लिए तो यह बहुत बढ़िया मौका था कि जो क्षेत्र हमारे हाथ से छीनने वाला था, छीनना ही था, अभी अभी बस छीनने जा रहा था, उसी क्षेत्र के बदले में हमको कुछ पैसा मिल जाए तो क्या दिक्कत है भाई, बहुत बढ़िया सौदा है। उन्होंने सौदा भंजा लिया, पैसा दे दिया। जब ट्रवनकोर ने कृगनूर और जेकोटे के वहां के स्थानीय राजा को, तो ये वाला क्षेत्र उस राजा ने सौंप दिया ट्रवनकोर को। तो बताओ, ट्रवनकोर और टीपू के बीच टकराव का होना अब अवश्यंभावी था कि नहीं? नहीं था। टीपू को चाहिए कृगनूर और जेकोटे, ट्रवनकोर ने खरीद लिया और कहा कभी हमारा है। टीपू बोला कि किस बात का तुम्हारा बे, हमारा है, हम पहले से क्लेम ठोके जा रहे हैं और तुमने वहां के राजा को पैसा दे दिया और राजा ने तुमको वो क्षेत्र सुपुर्द कर दिया, तो इससे क्या वो क्षेत्र तुम्हारा हो जाएगा? मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि हमारा है, तुम्हारा कैसे? तो ट्रवनकोर के खिलाफ मैसूर ने युद्ध छेड़ दिया। ट्रवनकोर वर्सेस मैसूर। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या ट्रवनकोर और अंग्रेजों के बीच कोई ऐसी संधि थी कि ट्रवनकोर जिससे भी चाहे उससे लड़ाई मोल ले ले और अंग्रेज हर हाल में ट्रवनकोर की रक्षा करेंगे? प्रोटेक्टोरेट की जो ट्रीटी थी, संरक्षण की जो संधि थी, क्या इसके तहत यह प्रावधान था कि तुम जिससे चाहो उससे जाके एक सींग भिड़ा लो, मुंडी मार दो उसमें और उसके बाद बोलो कि आओ बचाओ, तुमसे हमारी संधि है? ना, ऐसी संधि नहीं थी। प्रोटेक्टोरेट की संधि की मूल बात यह होती थी कि यदि कोई आपके ऊपर हमला करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन इसके साथ दूसरी बात होती थी कि आप हमसे पूछकर ही कोई युद्ध या संधि या कि विदेश नीति जैसे मामले में निर्णय कीजिएगा। विदेश नीति से संबंधित कोई भी निर्णय, युद्ध या संधि जैसी कोई भी बात हो तो हमसे पूछे बिना आप निर्णय नहीं कीजिएगा। तो सवाल यह उठता है कि ट्रवनकोर के किंग ने कृगनूर और जेकोटे की खरीद जब किया, जो कि निश्चित तौर पर विदेश नीति का मामला है, जिसमें कि डिफेंस का मामला भी इन्वॉल्व है क्योंकि टीपू से लड़ाई हो सकती है, तो क्या उन्होंने अंग्रेजों से पूछा था? यदि नहीं तो अंग्रेजों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी। अंग्रेज कह सकते थे कि भैया तुमने तो हमसे पूछे बिना ही टीपू को उकसा दिया था ना, अब आया है टीपू हमला करने तो निपटा खुद ही। और यदि पूछा था ट्रवनकोर के शासक ने, तो अंग्रेज ने उनको सहमति दिया। क्यों? तो सहमति दिया असल में इसलिए क्योंकि अंग्रेज ये जानते थे कि इसी रास्ते टीपू ट्रवनकोर पर हमला करेगा, और जब टीपू ट्रवनकोर पर हमला करेगा तो हम टीपू पर हमला कर देंगे। टीपू वर्सेस ब्रिटिश युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। असल में अंग्रेज अपनी आक्रामकता को छुपाकर अपने विस्तार की योजना को अंजाम देना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि भारत के बाकी राजाओं को ये पता चले कि हम पूरे आक्रामक फोर्स की तरह साम्राज्य के विस्तार के लिए एक के बाद एक क्षेत्र में अपनी योजनाएं
चलाना चाहते हैं। वो सोचते थे कि यदि मेरी आक्रामकता सबके नजर में स्पष्ट हो गई तो सब मिलके बना लेगा मोर्चा, और इसका मोर्चा यदि बन गया तो फिर तो हमारा रास्ता हो जाएगा डिफिकल्ट। तो वो जब युद्ध में कूदते थे तो कोई बहाना बनाते थे ताकि लोगों को यह ना लगे कि अंग्रेज आक्रामक हैं। वो आक्रमण कर भी देते थे और आक्रामकता छुपा भी लेते थे। यही स्ट्रैटेजी थी उनकी। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्रेगनोर और जैकोटे की खरीद के लिए बेसिकली अंग्रेजों ने ट्रबनकोर के राजा को या तो सहमति दिया, या हो सकता है कि अंग्रेजों ने उकसाया होगा ताकि मैसूर से लड़ाई कर सके। यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वास्तव में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों और ट्रबनकोर के बीच के उस गठजोड़ का नतीजा है जिसके तहत के अंग्रेजों ने ट्रबनकोर को उकसाया, खरीद लो क्रेगनोर जकोटे, क्योंकि अंग्रेजों को मैसूर के खिलाफ युद्ध करना था। युद्ध का वास्तविक कारण यह नहीं है कि टीपू आक्रामक था और उसने अंग्रेजों के संरक्षित एक राज्य के ऊपर हमला किया। वास्तविक कारण यह था कि ट्रबनकोर अंग्रेजों के उकसावे में था और उसने टीपू को जब उकसाया था तो टीपू ने उसको रिएक्ट किया था। और अंग्रेजों ने क्यों उकसाया ट्रबनकोर को? क्योंकि अंग्रेज मैसूर और मराठा से पहले ही से गठजोड़ कर चुके थे। उनको यह पता था कि इस बार की लड़ाई होगी यदि मैसूर के खिलाफ अंग्रेजों की, तो मैसूर को तो हम हरा देंगे और बुरी तरीके से हरा देंगे। तो जब दुश्मन को निर्णायक तरीके से पराजित कर देने की परियोजना बन चुकी थी तो फिर बहाना तो चाहिए ना। तो ऐसे में बेसिकली टीपू ने ट्रबनकोर के ऊपर हमला किया, ये युद्ध का कारण नहीं था, ये युद्ध का बहाना था। तो अब इसी से जुड़कर देखो कि क्या कॉर्नवालिस इस युद्ध को रोक सकता था? क्या कॉर्नवालिस इसे रोक सकता था? इस प्रश्न का आधा उत्तर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। इस प्रश्न का आधा उत्तर कैसे दे चुका हूं? तो सबसे पहला पॉइंट ये कि सच मामले में यह युद्ध टीपू की गलती का परिणाम ही नहीं है, यह तो कॉर्नवालिस की महत्वाकांक्षा और उसकी योजना का परिणाम है। तो ऑफ कोर्स यदि कॉर्नवालिस युद्ध नहीं चाहता तो यह युद्ध नहीं होता। ऑफ कोर्स कॉर्नवालिस इस युद्ध का असली दोषी था। तो कॉर्नवालिस यदि चाहता तो निश्चित तौर पर युद्ध को रोका जा सकता था। यह एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके लिए अकेला कॉर्नवालिस को दोषी नहीं कहा जा सकता। कॉर्नवालिस अलोन वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो कॉर्नवालिस के साथ और कौन है दोषी? तो बात यह है कि कॉर्नवालिस के साथ ब्रिटिश कंपनी का भी तो दोष था। कॉर्नवालिस साथ में ब्रिटिश कंपनी का भी तो दोष था। असल कहानी क्या है कि जब अंग्रेज हिस्टोरियन इस विषय पर लिखते हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि टीपू दोषी था। जब उनको काउंटर कर दिया गया गुंटूर वाले विवाद के रास्ते से तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मान लिया कि कॉर्नवालिस की गलती थी। तो कहते हैं कि कॉर्नवालिस अकेला व्यक्ति दोषी था क्योंकि कॉर्नवालिस अमेरिकन क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सेनानायक था और वह अमेरिकियों से हारा था, तो उसका अपमान हुआ था। अपने अपमान का कलंक धोने के लिए वह युद्ध में जीत का एक अचीवमेंट चाहता था। युद्ध की हार से माथे पे जो कलंक लगा था उसे युद्ध की जीत से ही धोया जा सकता था, और इसीलिए उसने जानबूझकर अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इस युद्ध की योजना बनाया था।
यानी कि इसके लिए निजी तौर पर कॉर्नवालिस दोषी है, कंपनी दोषी नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि कॉर्नवालिस तो थर्ड वॉर शुरू किया ना, इसके पहले जो 2 लड़ाइयां हो चुकी थी वो किसने किया था? तब तक तो कॉर्नवालिस आया भी नहीं था भारत गवर्नर जनरल बनके। तो कॉर्नवालिस बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के अधूरे एजेंडे को ही लेके आगे बढ़ा था। कॉर्नवालिस ने कोई नया एजेंडा नहीं शुरू किया था। तो कॉर्नवालिस वॉज नॉट अगेंस्ट ऑफ द कंपनी, कॉर्नवालिस टुक द एजेंडा ऑफ कंपनी 1 स्टेप अहेड। कंपनी ने जो एजेंडा पहले से बना रखा था, कॉर्नवालिस उसी को एक कदम आगे लेके चला गया। गेटिंग माय पॉइंट? और तब कहते हैं कि क्या दोष सिर्फ ब्रिटिश कंपनी का था? क्या दोष सिर्फ ब्रिटिश कंपनी का था या कि दोष ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी था? ब्रिटिश कंपनी अलग चीज है और ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग चीज है। तो हमारा उत्तर यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विस्तार करने, साम्राज्य का निर्माण करने के लिए सहमति दे चुकी थी, सहायता दे रही थी। और इस कार्य के लिए कॉर्नवालिस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया, रिवार्ड दिया। यानी कि जो तीसरी लड़ाई हुई है मैसूर के खिलाफ, जो कि बहुत निर्णायक लड़ाई है, जिसमें कि अंग्रेजों को जीत मिली है, जिसके रास्ते अंग्रेजों को दक्षिण भारत में साम्राज्य स्थापित करने में कामयाबी मिली, उस लड़ाई के लिए टीपू असली दोषी नहीं था। दोषी कॉर्नवालिस था, दोषी कंपनी थी, दोषी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ये तीनों दोषी हैं, अकेला कॉर्नवालिस मात्र को दोषी नहीं कहा जा सकता। कॉर्नवालिस दोषी था, but Cornwallis alone was not responsible. And if Cornwallis alone was not responsible, then who else? Company and British government also. ऐसा कह के उत्तर कंप्लीट कर देंगे और इस तरीके से आपकी चर्चा हो गई समाप्त। दोस्तों, इसी तरीके से लगातार आप हमारे आंसर राइटिंग के प्रोग्राम के साथ में जुड़े रहिए और मैं शीघ्र ही अब आपके लिए हिस्ट्री ऑप्शनल का क्लास लेकर आने जा रहा हूं। हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल क्लास अनअकैडमी के माध्यम से मुखर्जी नगर में ऑफलाइन होगा। आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं और आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। तत्काल यदि आप ऑफलाइन में आते हैं तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। एक से एक कार्यक्रम, एक से एक फीचर्स के साथ, जिसमें नोट्स भी होगा, आंसर राइटिंग भी होगी, जिसमें आपके आंसर का इवेल्युएशन भी होगा, आपको वर्कबुक भी दिया जाएगा, आपका पर्सनल गाइडेंस भी होगा, मेंटरशिप भी होगा। जो आपके लिए ज़रूरी है वो सब कुछ होगा। बस एक ही सपना, एक ही मिशन। आप हमारे साथ जुड़िए, परिश्रम कीजिए। आप हमारे साथ परिश्रम करेंगे, हम आप पर आपसे ज़्यादा परिश्रम करेंगे, ताकि ऑप्शनल में 300 नंबर पार करना मुश्किल नहीं रहे। नहीं होगा मुश्किल, आप आइए तो। नमस्कार।